नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको बता दूं कि ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और पूरे लॉजिकली क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश भी करते हैं तो फिर भाई कितने क्वेश्चन रट लेंगे। जो मैंने तो इतने बता दिए, हो सकता है कितने और क्वेश्चन हो, तो सारे क्वेश्चन से रट पाना पॉसिबल नहीं। इसलिए चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें, उसके बाद आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको समझोगे तभी ये समझ आएंगे, ठीक है। वरना इसे रटने से कोई मतलब नहीं है। तो भाई देखना, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के सामने। मैंने पहले भी इसकी क्लासेस ली है बाकी क्वेश्चन की, तो आप वहां भी देखें, सारी बातें समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन देखना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपके पास कि ABCD इज स्क्वायर E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ GHIJ टू ABCD। ये जो है ना, इसका और पूरे का इसका एरिया का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो देखो करना क्या है, ये दोनों मिड पॉइंट है। आप लोगों को ये बिंदु ध्यान होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये अगर मिड पॉइंट है ना, तो ये इस यहां से गुजरेगा, इस सेंटर से गुजरेगी ये लाइन, अगर ये मिड पॉइंट है तो। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है और बाद में मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट पे तो कट कर रहे हैं ना, तो यहां से गुजर के जाएगी अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो। अगला पॉइंट देखना भाई क्या है। अब आपको पता है कि ये जो है ना, यहाँ पे जो कोई भी स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है कि वो क्या करते हैं भाई, इक्वल पार्ट में कट करते हैं। अगला पॉइंट देखना, मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ कि जब ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें इस पॉइंट का तो पता है कि ये जो डायगोनल इसके हैं वो 1:1 के रेशियो में कट करते हैं। अब मैं अगला पॉइंट आपसे और पूछना चाहूँ कि मुझे बताओ ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है। कैसे, पूरा तो स्क्वायर था और मिड पॉइंट को मिला दिया मैंने, एकदम से पैरेलल लाइन खींच दी, तो क्या बन गया फिर, रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के डायगोनल भी तो क्या करते हैं भाई, इक्वल पार्ट में कट करते हैं, यानी एफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी के। बोलो इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये आई है जो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, यानी ये और ये दोनों बराबर है। समझ आई मेरी बात। अब देखना ध्यान से, अब मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट और बताना भाई, हमें इस पूरे का एरिया निकालना था, तो इसी से हम सारी बातें रिलेट करेंगे। मैं आपसे ऐसे कहूं कि इस ट्रेंगल में देखो, आप इस वाले ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में ध्यान से देखो आप, मुझे एक बात बता दो इस ट्रेंगल में कि ये इस लाइन का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है मिड पॉइंट है। सेम इसी तरीके से ये ए आई और आई इनका मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो आप कहेंगे भाई ये भी मिड पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये ट्रेंगल में बाहर ले लेता हूं पूरा, जो आप लोगों के पास था कि इस ट्रेंगल को मैंने बाहर ले लिया, कौन सा था, ए एफ और सी। भाई ये काफी अच्छे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। ये आई है और ये कौन सा है भाई, जी पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये आई है और ये जी है, तो ये दोनों मिड पॉइंट है भाई, 1:1 के रेशियो में कट कर रहे हैं, तो मीडियन हुई कि नहीं। और आपको पता है कि ये एच पॉइंट है, तो मीडियन किस रेशियो में कट करती है, 2:1 में, यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये क्या होगा भाई, 1 होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो भाई इतना सा पॉइंट अगर आपको पता है, तो मैंने क्या किया है, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो मैंने यही किया कि मैं इस जी आई को मिला देता हूँ, जी आई को क्या किया मैंने, मिला दिया। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने जी आई को मिलाया तो हमें पता है कि ये रेशियो कितना होगा, 2:1। सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से ये भी कितना होगा, 2:1। उस ट्रेंगल में देखो, इधर वाले में आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताना इन ट्रेंगल का एरिया का, इस ट्रेंगल में देखो, इस वाले ट्रेंगल में, ये जो ट्रेंगल बना हुआ ना, इसमें आप मुझे बताओ अगर किन्हीं ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है तो उनका जो एरिया होता है वो किस में होता है, बेस रेशियो में। तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर इसका एरिया 2 बनेगा ना, तो बताना इसका कितना बनेगा, 1। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई। सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में भाई बेस कितना है, 2:1। तो देखो ये एरिया, यहाँ पे बेस 1 है, यहाँ पे 2, तो ये 1, तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से 1 के इक्वल 1, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ थोड़ा सा, तो इधर 1 = 2 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई, ये 4 बन जाएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है। अब सेम यही जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ना, वो ही प्रोसेस मैं इस तरफ अप्लाई करूंगा। और वैसे ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये इधर वाला और ये अभी जो मैंने बनाया था इधर वाला, ये दोनों वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो कॉन्ग्रुएंट है। सेम यही प्रोसेस इधर अप्लाई करेंगे तो ये एरिया कितना आएगा, 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 2। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखना जरा, देखो कितना इजी सा था, बस आपको 2-4 बातें समझ आनी चाहिए थी। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इधर वाले को। आप मुझे एक बात बताओ, इस इधर वाले में ये इनका बेस है वो यहाँ पे, और ये बेस इक्वल है कि नहीं है। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल और इसके डायगोनल जो है वो इक्वल पार्ट में कट करते हैं, यानी एफ आई और आई भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एरिया बना ना 6, तो ये भी कितना बनेगा भाई, 6 बनेगा। आई मेरी बात समझ।
अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे देखना, अब ये जो मिड पॉइंट मिलाए थे ना इसने, तो जो इधर वाले इस रेक्टेंगल का जितना एरिया बनेगा उतना इस वाले का आएगा। आपको ऐसे पूछा था कि जी एच आई जी और एबीसीडी के एरिया का रेशियो बताओ, तो मैंने वही किया कि ये पूरा एरिया कितना निकला 6 और से 12 और 12 कितना हुआ 24, तो ये भी पूरा कितना बनेगा भाई 24। तो इनका एरिया का रेशियो बताना था, तो जी एच आई का कितना हो गया भाई, ये हो गया अंदर वाले का 2, तो ये बन गया 2 और पूरे का कितना हो गया 24 और 24 कितना होगा 48, तो 48 यानी रेशियो कितना आ गया 124। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप भी उसको चेक कर लें। ठीक है, ये इनके एरिया का रेशियो आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। समझ रहे बातों को, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आगे क्वेश्चंस और भी अच्छे होने वाले हैं, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन की मैंने पूरी क्लास ले रखी है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये ई और एफ मिड पॉइंट है, यानी ये 1 1 का रेशियो है, तो आप इस क्वेश्चन को बाकी छोड़ो, इसके एरिया को बाकी छोड़ो। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आप मुझे बता दो इन सब के एरिया का रेशियो क्या, बता सकते हो कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे भाई जी हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई? मैंने पूरी क्लास ली है, उसमें मैंने बताया है। अगर अभी पूरा बताऊंगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाना पड़ेगा, इसलिए आप वो क्लास पीछे की देख लें। क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी क्लास है ना सारी देखें, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर आप सारी क्लास लेते हैं ना तो ये इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप पूरा जियोमेट्री शुरुआत से लेकर पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर बीच में से पढ़ेंगे ना तो भाई मेरी जो मैं चीजें बताता हूँ उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूरी अगर बेसिक से सारी चीजें क्लियर नहीं करते हैं ना, तो एक तो मैं जो क्वेश्चंस बताता हूँ वो थोड़े से वैसे ही क्या आप जैसे कह सकते हैं कि हाई लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चंस है ना वो काफी अच्छे हैं, इसलिए वो तभी समझ आएंगे जब आप सारी की सारी क्लास लेंगे। तो जब भी कोई चैप्टर आपको पढ़ना है जो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो कोई भी चैप्टर रहा हो, अलजेब्रा रहा हो, वो कोई परसेंटेज वगैरह, जो आपको चैप्टर है ना उसको पहले आप पूरा पढ़ेंगे ना, जब शुरू से पढ़ेंगे तभी वो सारा चैप्टर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आप शुरू से सारी क्लासेस देखें। जैसे जियोमेट्री है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, उसकी शुरू से क्लास देखें और सारी की सारी क्लास देखें। आप सारी क्लास, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, जितना आपने आज तक पढ़ा है उससे कहीं एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए आप जरूर देखें। चलिए, अब ये 1 1 का रेशियो देखो मैं कैसे करूंगा। मैं इसको पहले मिलाऊंगा, फिर मैं यहां से क्या करूंगा, इन दोनों का पहले इन दोनों का रेशियो निकाल के लाऊंगा, फिर इन दोनों का लाऊंगा और फिर इसको एरिया का रेशियो निकालेंगे। ये तो इनके एरिया का रेशियो आ गया। अब वो क्या आएगा वो आपको खुद को निकालना है। ठीक है, बाद में अगला पॉइंट आता है कि इसमें अलग क्या है। इसने कहा कि AC इक्वल टू 6, यानी ये जो डायगोनल है ना ये AC इक्वल टू 6 बन गया, तो CAB इक्वल टू 30, CAB इक्वल टू 30 है। तो आप मुझे इसका एरिया बताओ इस वाले का। मुझे एक बात बताओ भाई, मैं आपसे कहूं कि मान लो इनके एरिया का रेशियो, मान लो आएगा, नहीं आएगा क्या वो मुझे भी नहीं पता, मान लो इनका रेशियो आ जाए, ये मान लीजिए 1 आ जाए, ये मान लो 2 आ जाए, ये मान लीजिए 3 आ जाए, मान लीजिए। अब आएगा क्या वो तो आपको निकालना पड़ेगा, पिछले क्लास देखेंगे समझ आ जाएगा, जिन्होंने देखा है वो अपने आप निकाल लेंगे। और ये मान लीजिए 5 आ जाए, तो मैं आपसे कहूं कि पूरा एरिया कितना बन गया 6 और 11 बन गया। मैं कहूं कि ABCD का एरिया पूरा मान लीजिए 44 आया है, तो मुझे बताओ इस AGEB का एरिया कितना आएगा। तो आप पूरे का एरिया देखेंगे कितना आएगा 5 और 8 और 3 11, तो 11 के इक्वल टू कितना दे रखा 44, तो 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर आप अपने आप कहेंगे कि 1 इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा 20, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा 20। लेकिन ये तब जब आपको ये रेशियो पता है, तब तो आप आराम से बता सकते हैं। अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब मैं बता देता हूं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस मेन पॉइंट ये था। तो CAB इक्वल टू 30 मैंने इसको मिलाया। सबसे पहले तो ये रोम्बस हो चाहे फिर ये पैरेललोग्राम हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, अगर मैं इसका डायगोनल मिलाता हूं तो ये इक्वल पार्ट में इसको कट करता है। इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया बराबर होगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। बाद में कह रहा है कि AC इक्वल टू 6 है और ये कितना है भाई CAB इक्वल टू 30 है। CAB ये 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ इससे रोम्बस का मतलब है दोनों साइड बराबर होगी, CAB 30 यानी AB कितना होगा 30 होगा। तो बताना ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 120 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप लोगों के पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल बनता है ना, कि मान लीजिए ये साइड A है, ये साइड A है, बीच में 120 का एंगल है और ये दे रखे 6, तो ये जो है ना, आप जब इसमें कोसाइन थ्योरम, या फिर चलो छोड़ो मैं इस एंगल को 30 ले लेता हूं, तो मुझे बताना इसमें साइन फॉर्मूला लगाऊंगा, इस 30 के सामने कितना है A अपॉन साइन थीटा, यानी साइन 30 बराबर आएगा। यहां से अगर मैं लगाऊं तो इस एंगल के सामने 20 है, कितना आ रहा है 6 अपॉन साइन 120। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो यहाँ से आपके पास A की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितना आएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2A। और साइन 120, साइन 120 बोलो जरा कितना होता है,
तो आप कहेंगे कि साइन 120 जो होता है ना वो होता है साइन 90 प्लस 30, यानी कोस 30 जो बन जाता है, और ये पॉजिटिव होता है तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 6/√3 और बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल हो गया। यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई भाई, वो आ गई 2√3। बोलो ए का मतलब ये साइड जो आ गई वो कितनी आ गई 2√3। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे इतना सा बता दो कि ये जो ट्रेंगल बना हुआ ना यहाँ पे, इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, इस ट्रेंगल का एरिया। तो आप कहेंगे भाई एक ट्रेंगल का एरिया ये 6 दे रखी है, अगर दो साइड दे रखी हो बीच वाला एंगल तो एरिया होता है 1/2 इंटू कितना बनेगा भी, बीच वाला एंगल 30 है और ये साइड ले लो 2√3 और इंटू 6 इंटू बीच वाला एंगल कितना है 30 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितने लिख देता हूँ मैं 1/2, तो कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बना भाई ये 3√3 इसका एरिया। लेकिन ये तो एक ट्रेंगल का है, आपसे किसका पूछा था, पूरे का अगर एरिया की बात करता हूं तो पूरे का कितना हो जाएगा 6√3, ये पूरे इस रोम्बस का एरिया आ गया। अब आपके पास जो रेशियो निकल कर आएगा ना इनका, इनका जो रेशियो निकल कर आएगा एरिया का, उसमें इस 6√3 को बांट देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे बांटेंगे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसका रेशियो कैसे निकालते हो, ठीक है। और भाई अगर कहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भाई आप उसको देख लेना, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, मैं खुद कहता हूँ, ठीक है, तो उसको आप खुद देख लेना। तो ये बनेगा भाई, बाद में आगे तो आपको करना है वो आप लोग समझ लेना, उसके लिए क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, जिन्होंने पूरी क्लास ली उनको तो अच्छे से आ गया होगा समझ। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी भाई बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत मतलब तो आप समझ गए होंगे। और भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों के पास आए ना तो आप एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख लेना, ये जो मैं बता रहा हूं ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आगे से कभी भी आपके पास आता है ना तो ये जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान में रख लेना। एडीसी इक्वल टू 60, यानी ये जो एंगल दिया है ना आपको एडीसी, ये दिया हुआ आप लोगों को कितना भाई 60 डिग्री, इसने साफ लिखा है कि एंगल कितना है 60 डिग्री। और डीएपी ये दिया हुआ 30, जब भी आपके पास कभी ऐसी कंडीशन बने इधर 60 इधर 30, भाई आप देखते ही आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका अपने आप सोल्व हो जाएगा। बस आप इस 30 और 60 इस लाइन को पूरा ट्रायंगल बना दिया करो, इससे आगे बढ़ा के देखो कैसे खत्म होगा क्वेश्चन, वो मैं समझा देता हूँ। ऐसे पूरा ट्रायंगल बना दिया करो, जैसे ही आपके पास 30 और 60 आ जाए, क्योंकि ऐसा आने पे 30 60 तो इस ट्रायंगल का ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतना तो आपको ध्यान में रखना है कि 30 और 60, मैंने दो एक ट्रायंगल बताए, एक मैंने 37 37 और 53 का ट्रायंगल बताया था जो 3 4 5 होता है, ठीक है, और एक ये 30 60 वाला ट्रायंगल, इनका बड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या खड़ा है, बी डी इक्वल टू 24, चलिए भाई बी डी 24 है, लिख लेता हूं मैं, बी डी 24 है, और बी सी इक्वल टू 12, चलो ये भी लिख लेते हैं, और ए डी बी ए सॉरी ए बी डी इक्वल टू बी सी डी, जैसे मान लीजिए ये थीटा है ना ए बी डी, तो ये किसके इक्वल है बी सी डी के, बी सी डी यानी ये भी कितना होगा थीटा होगा। अब आप लोगों को एक बात समझ आई होगी भाई ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना ये कितना बनेगा भाई, इसको अगर मान लीजिए मैं अल्फा मानता हूँ, वैसे तो क्या बनेगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा। सेम इसी तरीके से ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा 180 माइनस थीटा, लेकिन इसको अल्फा माना है तो ये भी मैं क्या मान लेता हूँ अल्फा मान लेता हूँ। बोलो कोई ऐतराज किसी को, ठीक है। अब आपके पास यहां से दो ट्रेंगल निकल कर आए भाई, कौन कौन से देखो मैं बता देता हूं। ये दो ट्रेंगल आप लोगों के पास निकल कर आए हैं, कौन कौन से, एक तो ये 90 डिग्री वाला, इस पॉइंट को आप एफ नाम दे देना, ये एफ हो गया, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया, जिसमें आपके पास ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है, और बी डी कितना है अभी 24 है। चलिए ये एक तो ट्रेंगल है, और एक ये ट्रेंगल निकल कर आया आप लोगों के पास, कौन सा भी, ये रहा बी सी, और कौन सा है अभी एफ, बी सी एफ, जिसमें ये 90 है और ये कितना है अभी अल्फा है। ये अल्फा कैसे है समझ आ गया ना, देखो ये थीटा इधर वाला तो 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो 180, मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर, तो ये सिमिलर हुए कि नहीं हुए, मतलब तीसरा भी बराबर होगा भाई इनका। तो तीसरे को आप जैसे मान लीजिए एक्स मानते हैं, चलो एक्स नहीं मानता मैं, अल्फा बीटा मान लेता हूँ, तो ये बीटा है तो ये भी कितना होगा बीटा होगा, सही बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे बी एफ है, इस बी एफ को मैं मान लेता हूँ। आपसे लेंथ किसकी पूछी थी, आपसे कहा था कि आप मुझे सी डी की लेंथ बताओ, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, ये भी एक्स हो गया। मुझे बताओ यहाँ से जो है, यहाँ से 90 के सामने कितना एंगल बन रहा है भाई, यहाँ से 90 के सामने बन रहा है, साइड आ रही है 24, सिमिलर है तो 90 के सामने 24, इसमें 90 के सामने 2, चलिए 2, और इसमें देखो देखें यहाँ वाला जो है, इसमें अल्फा के सामने कितना है अभी, अल्फा के सामने आ गया डी एफ, यहां से अल्फा के सामने कितना आ गया डी एफ, आप लोगों के पास है, एक सेकंड देखना,
बी एफ अल्फा के सामने डी एफ आ गया, और ये एंगल यहाँ से 12 बना हुआ है ये वाली साइड, सॉरी ये 2 नहीं है भाई, ये 12 है, बी सी इक्वल टू 12 है, ध्यान रखना इस बात का, बी सी इक्वल टू 12 है। चलिए 90 के सामने 12 है, और यहाँ से 90 के सामने इतना है, और ये क्या बन गया, बीटा के सामने यहाँ पे एक्स, और यहाँ से सी एफ। चलिए यहाँ से देखो, अब बीटा के सामने कितना बनाया, यहाँ पे इस वाले में एक्स बनाया, तो वहां पे बीटा के सामने कितना बन गया भाई, सी एफ बन गया। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो सी एफ की वैल्यू आएगी, जो सी एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, तो आप कहेंगे सी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो सी एफ इक्वल टू कितना आ गया भाई, एक्स बाई टू। बोलो देखें आया कि नहीं आया, सी एफ की वैल्यू एक्स बाई टू आई कि नहीं आई। यानी अगर मैंने बी एफ को मैंने अगर एक्स माना है ना, तो सी एफ कितना आएगा भाई, ये एक्स बाई टू आएगा। यानी कि अगर ये अगर एक्स है तो एक्स बाई टू, यानी इसका हाफ बनेगा। आप मुझे एक बात बताना, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, सी एफ कितना आ गया मेरे पास, एक्स बाई टू। अब ये 90 डिग्री एंगल है, तो आप क्या कहेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के, तो कितना बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर कितना होगा, 144। यानी कितना बन गया, 5 एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा भाई, 5 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर किसका आएगा, 144। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, तो वो कितना, एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा, ये 12 और ये 2, तो कितना बनेगा भाई 24, और डिवाइड बाय कितना आएगा, √5। ये एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। सेम इसी तरीके से आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात, ये एक्स की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा था कि आप मुझे सी डी का मान बताओ, ये एक्स की वैल्यू आ गई, इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना यहाँ पे बी डी एफ, इस बी डी एफ में जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, इसमें जब आप करेंगे तो कितना आएगा भाई, इस वाले का एक्स स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वहां पे वैल्यू रख देंगे हम, और बाकी इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कौन सी लेंथ आ जाएगी भाई, आपके पास लेंथ आ जाएगी डी एफ, और उस डी एफ में से क्या घटा दो भाई, ये सी एफ यानी एक्स बाई टू घटा देना, आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। क्योंकि डीसी आपसे पूछी थी तो आप अरे निकाल सकते हो ना डीएफ, ये 24 है, एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, तो वो वहां पे रखो और स्क्वायर करो, और उसमें से क्या कर दो भाई, सीएफ की वैल्यू निकाल देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करनी, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ है नहीं, थोड़ा इजी भी कर सकते हैं, और भी वे हैं जिससे थोड़ा बहुत आप इजी भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक से करते हैं। मैंने जो यहाँ पे लिया एक्स बाई टू, नहीं यहाँ पे अगर मैं इसको 2x लेता तो ये x ही आ जाता, ठीक है, या फिर इधर वाले को x मानता तो वो अपने आप 2x आ जाता। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी भी हो जाता है। सब उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, क्वेश्चन आसान ही था, कुछ खास नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। एबीसीडी इज रेक्टेंगल सच दैट डीसी इक्वल टू 8। चलिए भाई एबीसीडी पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये एबीसीडी रेक्टेंगल है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल था एबीसीडी, डीसी इक्वल टू 8, चलो डीसी को मैंने 8 दे दिया, और क्या कहा है, E is a point on side AB such that D is extended to a point F outside the rectangle। मतलब ये एक E पॉइंट है जो यहाँ पे है, इस पे है कोई E पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसने कहा कि यहाँ पे एक E पॉइंट है, तो उसको आगे एक्सटेंड किया गया इसने, और कहाँ तक एक्सटेंड किया भाई, F पॉइंट तक, यहाँ से D से लेकर E और F तक इसको एक्सटेंड किया गया। क्वेश्चन अच्छा है भाई ये भी, और बाद में क्या कह रहा है कि F तक इसको एक्सटेंड किया गया। चलिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ADE और BEF, चलिए इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसने लिखा है कि इसको मिला दीजिए, क्योंकि BEF का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैंने मिला दिया। अब ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए, आप आराम से बता पाएंगे। कह रहा कि अगर ADE का एरिया 1 है ना, तो BEF का एरिया कितना है, 3 है, और ये जो बचा हुआ है ना, ये कितना हो गया, 6 हो गया। बोलो भाई ये बात आप लोगों को कोई दिक्कत है किसी को, तो बता सकते हो, ये BEF पूरा 6 हो गया। ध्यान से देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई इस लाइन को मैं मिला देता हूं, इस लाइन को मैं, रेक्टेंगल है, ध्यान रखना रेक्टेंगल है, तो मैंने कहा कि अगर इसका एरिया अगर मैं कहूं कि ये x हो जाए, अगर ये एरिया में x मान लूं, तो पूरा कितना था 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल होता है ना, उसमें अगर सामने वाली साइड पे आप किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो इसके इक्वल होता है, मैंने अच्छे से बताया। तो इन दोनों का एरिया कितना अभी 1 प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, 6 माइनस एक्स के। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो मुझे बताना 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। या फिर आप एक काम कर लेना, इसके रेशियो को अगर थोड़ा सा आप बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने का मतलब समझ गए होंगे आपकी, अगर मैं डबल कर लेता हूँ तो उसका थोड़ा सा आंसर इजी है। जैसे मान लो मैं इनको 2 कर लेता हूँ, मतलब ये 2 कर दिया, ये 6 कर दिया और ये 12 कर दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी हो जाती है। 12 कर दिया तो यहाँ भी कर दो 2 और यहाँ पे 6 को आप 12 कर दो तो ये आपके इजी हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है ना। 1 प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स बराबर होगा 12 माइनस एक्स, तो यहाँ से x आएगा 2x, एक सेकंड 10 आएगा भाई, अरे एक गलती होगा 10 आएगा, तो ये कितना हो गया x की वैल्यू 5 आ गई, यानी इस x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। अब आप मुझे एक बात बताना, इसने पूछा क्या था, फाइंड द AEF इस ट्रायंगल का और AD इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ। क्वेश्चन तो आपका खत्म हो चुका है। देखो कैसे, आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल इधर वाला, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों की हाइट इक्वल है कि नहीं है। आप कहेंगे भाई बिल्कुल रेक्टेंगल है तो हाइट इक्वल है, तो इनका एरिया रेशियो ये 2 है ये 5 है, तो बताओ इनका बेस रेशियो भी कितना बनेगा 2 और 5, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। तो देखो यहां से 5 के इक्वल टू एरिया बोलना जरा कितना है 6 है, तो 1 के इक्वल टू कितना आएगा 6/5, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/5, यानी एरिया कितना होगा 12/5। ये 2 था तो रेशियो बोल दो रहा कितना आएगा 2 रेशियो AEF है, तो AEF तो कितना आ रहा है भाई, AEF आ रहा है 12/5, रेशियो यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी रेशियो कितना आ गया 6/5, आपका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भाई आप कर लेना, मुझे नहीं पता है आंसर का भी कितना आएगा, तो 6/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझने की जरूरत थी। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई इस पे भी आते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है और इजी है भाई, सारे क्वेश्चन इजी हैं, खूबसूरत तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। इफ ABCD इज स्क्वायर एंड PDC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब है कि PDC जिसमें PD इक्वल टू PC है, मतलब ये दोनों साइडें बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए, इफ द एरिया ऑफ PDC इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी इस PDC का एरिया है ना वो स्क्वायर के एरिया का डबल है। अब ये जो आइसोसेलेस है ना, तो मैंने क्या किया, मैं इसका एरिया निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत है, तो मैंने यहां से इस पे हाइट डाल दी, यहाँ पे हाइट का मतलब परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। तो अब आप मुझे बताना कि ये पूरी साइड यहाँ से कितनी थी 8 थी, पूरी साइड 8 थी, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये मान लीजिए 8 थी तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 4, क्योंकि आइसोसेलेस है तो भाई परपेंडिकुलर डालेंगे तो बराबर पार्ट में कट करेगा, क्योंकि इसने लिखा है ना कि DC इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, नहीं नहीं भाई वो तो पहले वाले क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे कहाँ लिखा, वो तो पहले वाले क्वेश्चन में था DC, ये नहीं है। चलो नहीं है तो हमें क्या मतलब है उससे, हो चाहे ना हो, हम तो ऐसे मान लेंगे अपने क्या, ये A मान लिया तो ये कितना हो गया A हो गया, ठीक है। PD इतना होगा था ट्वाइस द एरिया ऑफ द, फाइंड द PDC आउटसाइड द स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो बताना कि ये जो इसके आउटसाइड है ना, इस आउटसाइड वाले का एरिया और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये किसी ने पूछा है। तो मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये A हो गया ये A हो गया, ये बोलना जरा कितना हो गया 2A, बोलो ये साइड भाई स्क्वायर है तो 2A हो गई, तो ये भी हाइट यहाँ से भी तो परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना होगा 2A, सही बोल रहा हूँ। अब मैं इसकी हाइट को ये है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ, PQ मान लो, इस PQ को मैंने x मान लिया। मुझे बताना इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का, तो आप क्या बोलेंगे ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2A इंटू हाइट कितना है अभी 2A और प्लस कितना है x, बोलो हाइट कितना है 2A इंटू x। ये जो एरिया है ना स्क्वायर के एरिया का डबल है, यानी डबल ऑफ स्क्वायर की साइड क्या है 2 है, तो इसका एरिया कितना बनेगा 4A स्क्वायर, इसका डबल है। तो 2 से 2 चला गया, A से A के यहाँ पे चला गया 8A आ गया, तो कितना बन गया अभी 2A प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 8A, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 6 है। तो बताओ x अपॉन A का जो रेशियो बन गया वो कितना आ गया 6:1, यानी कि अगर x की वैल्यू 6 है ना तो A की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू 6 है तो A की वैल्यू 1 है, यानी अगर ये साइड 6 है ना, ये साइड अगर 6 है तो ये जो A है ना ये कितना है 1, यानी ये 1 बनेगा, ये भी कितना बनेगा 1, और ये कितना बनेगा भाई 2 बनेगा। आप मुझे एक बात बता दो कि x की वैल्यू 6, यानी ये वाली साइड जो है यहाँ वाली, ये साइड पूरी जो है वो कितनी बनी है 6, तो ये जो यहाँ वाली बनेगी ना ये कितनी बनेगी सिर्फ 2 बनेगी। ये इस क्वेश्चन ने साफ साफ लिख रखा है कि ये 6 बनेगी तो ये कितनी बनेगी 2 बनेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, मैं से कहूं कि इसमें ये हाइट है, इसको आप मान लीजिए नाम दे दीजिए EF मैंने इसको नाम दे दिया, ये DC हो गया और ये EF हो गया और ये P हो गया।
आप मुझे बताओ इनके हाइट का रेशियो कितना है 6:2। तो इधर वाली भी ये जो अगर ये पैरेलल है भाई, ये तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपको पता है पैरेलल लाइन तो इक्वल रेशियो में कट करती है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो रेशियो कितना हुआ 3:1, यानी ये भी किस में कट करेगी भाई 3:1 में। तो पूरी कितनी होगी 4, यानी ये अगर 4 होगी तो ये कितनी हो जाएगी भाई, इधर वाली कितनी हो जाएगी 3। ये रेशियो समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो ए है ना, ये पूरा ए पूरा कितना है 2 है। तो मुझे बताना ए पूरा 2 है, यानी BC इक्वल टू 2 है, जो इसके 4 के इक्वल टू 2 दिया, तो 1 इक्वल टू 1/2, यानी ये कितना बनेगा भाई, यहाँ वाली साइड ये बन जाएगी 3/2, मतलब EF की वैल्यू 3/2 आ गई। तो अब आपसे पूछा है कि आप मुझे स्क्वायर का और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ जो आउटसाइड है इसके। तो आउटसाइड वाले का जब मैं एरिया निकालूंगा ना, तो कैसे निकालते हैं भाई एरिया, बताना। एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 3/2, और इंटू हाइट कितना है भाई x है, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। अपॉन पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है भाई 2a², तो इसकी तो साइड 2 ही लिया आपने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से कितनी बार 3 बार, यानी कितना आ गया 9 अपॉन कितना आ गया 8 इनका रेशियो हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। 9 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, बस आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत थी, और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो खुद से करना, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ ही रहे होंगे, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, समझने की कोशिश करो। ABCD is square of side 1, P is the point on AB such that AP रेशियो इतना है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं x पर, तो स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PX, तो PX की वैल्यू बताओ। चलिए, कुछ खास बात नहीं है, ABCD स्क्वायर है, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको ABCD, ठीक है। आगे बोला कि साइड 1 है, P is a point on AB such that AP रेशियो PB1:3, AB पर है तो AP 1 है, मतलब ये यहाँ पे P है, तो ये अगर 1 है तो ये कितना है अभी 3 है, ये मैंने मान लिया। तो आप मुझे बताओ इसने आगे क्या बोला है कि PC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं x पर, PC और ये BD, ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, ये x पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए, ये x पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इनसाइड द स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PX। अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, मैंने 1 और 4 माना है रेशियो, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 4, क्योंकि स्क्वायर है, हालांकि स्क्वायर की साइड 1 है, वो मैं नहीं ले रहा एक बार। तो ये कितना हो गया 4। अब मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, मैंने बता रखा है अच्छे से, तो सिमिलर, तो ये साइड का रेशियो भी कितना आएगा 3:4, सही बोलने लग रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड का रेशियो भी कितना आ गया 3:4, तो आप ये 3 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो 3 और 4, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो मुझे बताओ यहाँ से PC की लेंथ क्या आ जाएगी, तो PC क्या आएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 24, यानी PC बराबर कितना आ गया 5। अगर 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 BC यानी स्क्वायर की साइड अगर 4 है, अगर साइड पूरी 4 है, तो PC की लेंथ कितनी आ गई 5, यानी PX की लेंथ कितनी आएगी भाई, PC 5 होगी, तो PX को 3:4 में बांट दीजिए, डिवाइड कर दो, तो क्या कर देंगे भाई PC 5 को 3/4 यानी 7 से डिवाइड करेंगे और इंटू 3, यानी PC की वैल्यू इतनी आ जाएगी। लेकिन आपके पास इसकी स्क्वायर की साइड 4 नहीं है 1 है, तो आप क्या करोगे 4 के इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा 1/4, तो इसके बराबर कितना आएगा 1/4, मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई 15 बट्टे कितना आ गया 28, ये इसकी क्या आ गई PX की लेंथ आ गई। खत्म है क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, ये रेशियो के अकॉर्डिंग देखना होता है। आप इसको 1 लेते ना, तो फिर 1/4 में 1 को डिवाइड कर लो, फिर निकाल लो, पूरा निकल जाएगा। लेकिन मैंने 1/3 ले लिया, इसको साइड 4 आ गई, अब आगे जाके 4 को क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे, जो भी निकल के आता है, खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी सा था ये तो। चलिए, ये देखना, the parallel sides of a trapezium 3 and 9, the non parallel are 4 and 6, a parallel line divide the trapezium into the two parts of equal perimeter। ये इक्वल पेरीमीटर का मैंने आपको ऐसे तो बहुत सारे ट्रेपेजियम पे क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, इक्वल पेरीमीटर का कुछ खास बात नहीं है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए एक ये ट्रेपेजियम बना हुआ आप लोगों के पास, ट्रेपेजियम मतलब समलंब होता है, ठीक है, समलंब होता है। तो उसने कहा कि एक लाइन की ड्रॉ करी गई है, यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी गई है, इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये ABCD था, ठीक है, ये ABCD था और ये PQ मान लीजिए लाइन ड्रॉ करी गई है। तो इसने कहा कि इनकी लेंथ 3 और ये कितना है 9, इसने लिख रखा है कि ये 3 मीटर है और ये 9 मीटर है, और एक इधर वाली मान लीजिए 4 है और इधर वाली कितना है भाई 6 है। तो आप मुझे बताना कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना, इन दोनों को इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है, यानी ये सभी साइड का सम इधर वाले का और इन साइड का सम इधर वाले का ये बराबर होगा। तो आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट समझ आया होगा कि PQ तो दोनों में कॉमन है,
यानी उससे तो कोई लेना देना नहीं है। यानी यहां से लेकर ये और यहां से लेकर ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो भाई क्या करेंगे, किस रेशियो में कट कराएं, तो बोला है कि बताओ किस रेशियो में कट करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ अक्स रेशियो क्या है भाई 1 है, इसमें कट करती है। तो मुझे बताना कि इस 4 मीटर को अक्स रेशियो 1 में डिवाइड करेंगे तो एपी कितना आ जाएगा 4/x+1 और इंटू कितना आ जाएगा अक्स, ये एपी की लेंथ आ गई। 6 इधर x:1 में है तो पैरेलल है साइड, तो इधर भी x:1 के रेशियो में इसको कट करेगी। तो 6 कितना आ जाएगा 6/x+1 और इंटू कितना आ जाएगा अक्स, ये इसका रेशियो आ गया। इधर वाला कितना आएगा, इधर आ जाएगा 4/x+1 और सेम इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/x+1। अब जोड़ दीजिए कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये 3 + 4x/x+1 + 6x/x+1 और ये इक्वल टू हो जाएगा, पीक्यू तो कॉमन है दोनों में, लोगे तो भी कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है, x+1 और प्लस कितना आएगा 6/x+1 और प्लस कितना आ जाएगा 9। सही बोल रहा हूँ, तो इधर ले जाके इनको घटा दीजिए, आप लोगों का क्या आ जाएगा 3 को तो उधर ले जाओ और इधर ले जाके इनको घटा दो, तो सबका एलसीएम कितना आ गया x+1 और यहाँ पे कितना बना 4x + 6x - 4 - 6 बराबर कितना आ गया 6। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10x - 10 बराबर कितना आ गया 6x + 6 और जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आएगा 4x और इक्वल टू कितना आ गया भाई 16 आ गया ना 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब आपको रेशियो पूछा था भाई किस रेशियो में कट करते हैं, तो x की वैल्यू 4 आ गई और इधर तो 1 है ही, x:1। ये मैंने x:1 ही क्यों माना, मैंने a और b क्यों नहीं माना, आप a और b भी मान सकते थे लेकिन x और 1 मानेंगे। अरे भाई जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 2 नंबर है, ठीक है, a और b, इनका रेशियो मान लीजिए 3:4 है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1:4/3, वे लिख सकते हैं ना, रेशियो तो बराबर है 1:4/3। तो मैंने एक को 1 मान दिया ताकि ये हमें निकालना ना पड़े, सिर्फ एक वेरिएबल निकालना पड़े। अब मान लो जैसे x की वैल्यू 3/4 आ जाती, तो आप क्या कहते 1:x आ गया, तो x की वैल्यू 3/4 आ गई, तो 3/4 रेशियो कितना हो जाता 4:3 हो जाता। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई तो डायरेक्ट हो गया, इनका रेशियो कितना हो गया 4:1 में कट करेगी, क्वेश्चन खत्म है। आई मेरी बात समझ, इजी था, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। अब भाई अगला क्वेश्चन देखना, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें जो वैल्यूज दे रखे हैं ना, बस थोड़ा सा आपको उन पे ध्यान देना है, जो वैल्यूज दे रखे हैं वो थोड़ी मुश्किल से कैलकुलेटिव दे रखे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ दम वाली बात नहीं है। क्या लिखा कि ABCD इज पैरेललोग्राम, P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन D सच दैट PQ इक्वल टू इतना। यानी PQ जो दे रखा है ना वो आप लोगों को कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ आप लोगों को 73.5 और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11.2। अब आप मुझे एक बात बताना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ RC, RC की लेंथ मैं मान लेता हूँ अक्सर। आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर ये जो ट्रायंगल बना आप, ये पूरी लेंथ जो थी ना आपके पास 11.2, इसका ध्यान रखना, ये लेंथ 11.2 दी आप लोगों को 11.2, ठीक है, ये मैंने x मान ली। मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, भाई पैरेलल है तो पैरेलल है तो एंगल तो सारे बराबर है। जैसे मान लीजिए ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा थीटा, क्योंकि जेड आकृति में, ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना बनेगा अल्फा, तो सिमिलर है। तो यहाँ से अल्फा के सामने कितना आ गया भाई dr अपॉन, यहाँ अल्फा के सामने कितना आ गया rb इक्वल टू, यहाँ थीटा के सामने कितना x और यहाँ थीटा के सामने कितना 11.2, यानी ये इसके बराबर होगा, dr अपॉन ये इसके बराबर होगा। सेम इसी तरीके से आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, कौन कौन से भी, ये दोनों, क्योंकि भाई दोनों लाइन है तो पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल ये भी सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसमें देखना, ये अगर मान लीजिए बीटा है तो इधर वाला भी कितना बनेगा बीटा, और सेम इसी तरीके से ये भी जेड आकृति में बनने तो बराबर है। तो इस बीटा के सामने इधर कितना आ गया 73.5 और 11.2, टोटल कितना होता है, ये आ जाएगा, इसके सामने आएगा 7 और पॉइंट कितना बनेगा 4 और ये कितना आ जाएगा 84.7। भाई आप कर लेना 84.7 आ रहा है, ठीक है, ये इसके बीटा के सामने आ गया, यहाँ बीटा के सामने कितना x, ठीक है। अब इस एंगल के सामने यहाँ पे देखो कितना है dr, ठीक है, और यहां से इस एंगल के सामने कितना है भाई, ये दे रखा है आपके इस एंगल के सामने RB। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या आपको समझ आया कि एक बार तो dr अपॉन RB की वैल्यू है, एक बार ये, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये तो दोनों बराबर ही तो हैं, तो जैसे ही मैंने बराबर किया ना आपके क्वेश्चन खत्म हो गया। 84.7 अपॉन x बराबर हो जाएगा x अपॉन 11.2, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई 84.7 इंटू 11.2 और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, इसका अंडर आ जाएगा किसकी x की वैल्यू, जो आपका RC का आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में है ना इस तरीके की कैलकुलेशन दे देता है भाई, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं देता, लेकिन आप इसका अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करेंगे, इस तरीके से सोल्व करना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेशन से इसको सोल्व करना और फिर आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब आप लगभग मान लेना इनको कि ये है ना, इसको लगभग इसी संख्या के मान लेना और फिर आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पॉइंट ऑन एबी और ये एंगल बराबर है, तो आप इसका एरिया बताओ। भाई बहुत इजी और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इस तरीके से एंगल बराबर है। मैंने इस तरह से एक मान लो लाइन ले ली और मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। चलिए अब इसको मैं नाम दे देता हूँ एबीसीडी। इसने क्या बोला है कि एबीसीडी इसको नाम दे दो, तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी, मैंने नाम दे दिया। इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ई इज ए पॉइंट ऑन ए बी, मतलब ए बी पर एक पॉइंट ई है और वो ई कैसे है कि ए डी ई, मतलब इनको मिला दो, ई पॉइंट है तो इनको मिला दो। ये इसने कहा है कि ए डी ई वगैरह जो भी बोला इसने, इनको मिला दीजिए। चलो अब देखो ए डी ई और डी ई सी, मतलब ए डी ई ये 30 डिग्री है, ठीक है, और डी ई सी ये भी 30 डिग्री है और ई सी भी ये भी 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि तीनों एंगल 30 डिग्री और एडी की वैल्यू 2 है। किसकी वैल्यू भाई? एडी की वैल्यू 2 है, मतलब एडी जो है वो 2 है। और बाद में क्या बोला है? बीसी 4 है। तो आप मुझे बताओ फाइंड द एरिया ऑफ डीसी, तो इसका एरिया बताना कितना आएगा। तो भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। आप मुझे एक बात बताना, ये एंगल कितना है 30, ये कितना है 30, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों 30-30 है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि जेड आकृति में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? 30-30 बन रहा है, यानी जेड आकृति बन रही है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, मतलब दोनों लाइनें क्या हुई भाई? पैरेलल हो गई। सेम इसी तरीके से ये जेड है, इसमें भी 30-30 बन रहा है, तो मुझे बताओ ये भी दोनों लाइनें पैरेलल हुई कि नहीं? आप कहेंगे पैरेलल हो गई। तो एक छोटा सा पॉइंट बता दो कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है, ये और ये तो पैरेलल, अभी मैंने बताया, तो पैरेलल है, तो ये भी कितना बनेगा भाई? थीटा। और सेम इसी तरीके से ये मान लीजिए अल्फा है, तो ये भी तो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो बोलना जरा ये भी कितना बनेगा भाई? ये भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? तो आप कहेंगे भाई सिमिलर हो गए। तो यहां से देखो थीटा के सामने बोलो कितना है? 2। चलिए यहां से थीटा के सामने कितना है? ईसी, ईसी, ईसी है भैया, और बराबर यहां से अल्फा के सामने कितना है? डीई, और वहां से अल्फा के सामने कितना है? 4। यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताना डीई इंटू ई सी जो है वो कितना आ गया भाई? वो आ गया 8। बोलो आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताना, एक ट्रेंगल का जो एरिया होता है, इस ट्रेंगल के एरिया की बात कर रहा आप लोगों से, तो इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? ट्रेंगल का एरिया होता है कि बीच में एंगल दिया हो तो 1/2, 1/2 इंटू दोनों साइड कौन से हैं भाई? डीई इंटू ई सी और इंटू बीच वाला एंगल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो आप वैल्यू रखो डीई इंटू ई सी, तो कितना आ गया भाई आपके पास? अभी निकाल के ले 8, और साइन 30 की वैल्यू होते हैं 1/2, यानी एरिया कितना आ जाएगा? 2। आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। आई मेरी बात समझ? देखो कितना इजी था और कितना लॉजिकली, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बस समझने की जरूरत है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो भी मैंने दिए मुश्किल एक भी नहीं है, मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिनमें कैलकुलेशन होगा और जिनमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वो आगे की बात है, जब ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा फिर दूंगा। फिलहाल आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे भैया आज के। और अब देखना, अब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इनकी मैंने एक क्लास ले रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इनकी मैंने क्लास एक ले रखी है, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस का आप लोगों के पास आंसर दिया। इन पे अलग से क्लास लिए मैंने, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे एक अलग क्लास ले रखी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एरिया का रेशियो या जो भी पूछा आपसे बताओ, तो इसमें मैंने क्लास ले रखी है। ये क्वेश्चन हो गया, इस पे मैंने क्लास पूरी ली हुई है। इनका एक मतलब अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं। तो आपके पास जितने भी ये है ना, जैसे ये क्वेश्चन रहा है उसी तरीके का, ऐसा मैंने अभी बताया भी था। तो पूरी क्लास है इन पे, तो आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा पहले। उसी के बाद जैसे ये एरिया हो गए इधर वाले, ये भाई इसका एरिया बीच वाले का अक्स दे रखा है, एक्स कैसे निकालेंगे, ये सारे के सारे जो दे रखे ना पॉइंट्स, ये इस तरीके के, इन क्वेश्चंस पे मैंने क्लास ली है आप लोगों की। और वो है पहले क्वाड्रिलेटरल की जो मैंने क्लास ली है, वो इन्हीं पे आधारित थी जो ये क्वेश्चंस हैं। तो वो आप सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल पूरा देखें, पूरा चैप्टर पढ़ें, आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। तो भाई अगर, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको पीडीएफ वगैरह में भेजता रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर भाई क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।